तो हम अब पढ़ते हैं रीनल के टॉपिक के अंदर आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मैंने लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है वैसे जो है ना जो हमारे पास हाइपोकैल्सीमिक हाइपोकैल्सियूरिक हाई होता है, वो डिसीज़ जो होता है उसके अंदर ना क्या होता है कि कैल्शियम के ज़्यादा लेवल चाहिए होते हैं सप्रेस करने के लिए पीटीएच से। पीटीएच लेवल जो होते हैं वो फिर क्या हो जाते हैं, नॉर्मल होता है या हाई होता है। कैल्शियम यूरिन में और सीरम में कैसा होगा, ठीक है। कैल्शियम यूरिन और सीरम में मैंने लिखा है, ठीक है। फीमेल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपोकैल्सीमिया के अंदर हमारे पास कैल्शियम का लेवल बहुत कम होगा, ठीक है, यूरिन के अंदर हाइपोकैल्सिरिक डिसीज़ है। लेकिन हमारे पास जो है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा बढ़ा होगा, कैल्शियम ज़्यादा ऑब्जर्व भी हो रहा होगा, कैल्शियम रिलीज़ भी होगा उसके अंदर। तो ये वैल्यू भी याद करनी है हमें। फेमिलियल हाइपोकैल्सीमिक हाइपोकैल्सियूरिया, ठीक है। अच्छा इसमें रिसेप्टर की प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से हायर लेवल ऑफ कैल्शियम आर रिक्वायर्ड टू सप्रेस। अच्छा यूरिक एसिड क्या होता है। अच्छा मैंने क्या लिखा है कि क्रॉनिक जब हमारे पास डायरिया होता है तो उसमें बाइकार्बोनेट, हमें पता है कि बाइकार्बोनेट लॉस हो जाता है और हमें पता है कि बाइकार्बोनेट भी लॉस होते हैं। उसके अलावा हमारे पास पोटेशियम भी लॉस होता है, ठीक है। अच्छा मेटाबॉलिक सिंड्रोम और डायबिटीज़ मेलाइटस, इसके अंदर क्या होता है, डायरिया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और डायबिटीज़ मेलाइटस में क्योंकि डिहाइड्रेशन होती है हमारे पास यूरिक एसिड के लेवल बड़े होते हैं। अच्छा अगर हमारे पास GFR 15 मिलीलीटर पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर से कम हो जाए तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में, ठीक है, तो हमें डायलिसिस के ऊपर पेशेंट को लेके जाना होता है। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया हमें मिलता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंदर। बाकी ये लिखा हुआ है कि यूनिट्रल इंजरी विथ यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन एंड सब्सिक्वेंट हाइड्रोनेफ्रोसिस की जो है ना वहाँ पर यूरेटर की इंजरी भी हुई है और यूरिथ्रा ऑब्स्ट्रक्ट भी हो गया है। इसी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है जिसके वजह से हमारे पास नॉन रेडिएटिंग फोकल बैक पेन होता है, क्योंकि हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है। यूनिलेटरल कोस्टो वर्टिब्रल एंगल की जो है टेंडरनेस होती है। तो क्या लिखा हुआ है, अगर हमने इसको तरीके से सही से डायग्नोज नहीं किया, प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, तो हमारे पास क्या हो सकता है, रीनल जो है ना डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा है मैंने कि रीनल वेन की थ्रोम्बोसिस जो होती है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मेम्ब्रेनस के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से हेमाचूरिया और फ्लैंक पेन पेशेंट को मिलता है। सोडियम का लेवल मैंने लिखा है कि 135 से 145 नॉर्मल होता है, 135 से 130 हो तो एसिम्टोमेटिक रहेगा पेशेंट। अगर 130 से 120 हो तो माइल्ड, और 120 से बहुत कम हो तो सेवियर सिम्टम्स आता है। तो हमें पता है कि सोडियम के लेवल का हमेशा यहाँ सीरम में कम होगा अगर सोडियम, तो हमारे ब्रेन में सारा वाटर चला जाएगा, सेरेब्रल एडीमा होता है, ठीक है ना। और अगर हम बहुत ज़्यादा सोडियम चढ़ा दें तो सारा पानी ब्रेन से निकल के जो है वो सीरम में आ जाएगा, जिससे ऑस्मोटिक डीमाइलेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे पास जो लेवल है वो कितना रहना चाहिए, लेस देन 8 मिलीलीटर मिली इक्वलेंट पर लीटर आवर। फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर 8 से ज़्यादा हम सोडियम नहीं दे सकते हैं। हाई एन गैप में मैंने क्या लिखा है, एसोसिएटेड क्लूज क्या होंगे। अगर एन गैप बढ़ा हुआ है तो उसमें हमारे पास क्या हो सकता है, हमने कोई ड्रग इंजर्स की, जैसे कि सैलिसाइक्लेट्स हैं, वो क्या करते हैं हमारे रिस्पायरेटरी सेंटर में जाके रिस्पायरेटरी रेट को बढ़ाती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो जाता है तो रिस्पायरेटरी आर्कलोसिस हो जाती है। या आइसोनाइजाइड या आयरन है, हाइपर परफ्यूजन की वजह से भी INN गैप मिलती है, जिसमें हमें लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। रीनल फेलियर में हमें बेन का लेवल बढ़ेगा, यूरीमिया होगा। जब ग्लूकोज कम होगी तो इसका मतलब है या तो हमें यूरिन और सोडियम में क्रेटिनिन को चेक करना है, जब भी हमारे पास हाइपर ग्लाइसीमिया होगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होती है। ऑस्मोल गैप अगर इंक्रीज होगा तो उसमें हमें पता है कि ऑस्मोल गैप गरीब होगा तो एथाइलिन ग्लाइकोल होगा, जिसमें हमारे पास, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीलेट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, इसमें स्टोन मिलेंगे। मिथेनॉल में पेशेंट को ब्लाइंडनेस हो सकती है या प्रोपेनाइल ग्लाइकोल भी हो सकता है। अच्छा अगर किसी पेशेंट को रिकरेंट नेफ्रोलिथियासिस हो रही है
तो हम क्या करेंगे, उसके फ्लूइड के लेवल को 2 लीटर पर डे पर बढ़ा देंगे। हम बोलेंगे इसे सोडियम कम खाए, प्रोटीन कम खाए, लेकिन कैल्शियम के लेवल को नॉर्मल रखे, इंक्रीज़ खाए फ्रूट जिनमें सिट्रेट है, ताकि वो हमारे पास जो ऑक्सीलेट जो है ना कम करे उसको, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को, ठीक है, रिड्यूस करें ऑक्सीलेट को, यानी कि डार्क जो वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन, विटामिन सी ज़्यादा ना लें, विटामिन सी की वजह से भी हमारे पास कम हो जाते हैं, विटामिन सी जो है सिट्रेट को कम कर देता है। थायज़ाइड ट्रीटमेंट क्या होती है स्टोन्स के लिए, हम क्या करेंगे, थायज़ाइड्स देंगे, ठीक है, थायज़ाइड हमारे पास। उसके अलावा हम क्या देंगे, थायज़ाइड जो कैल्शियम को लॉस नहीं करवाते, इसलिए यूरिन अल्कलाइजेशन कराएंगे। अगर एसिडिक स्टोन्स हैं तो हम यूरिन को अल्कलाइजेशन कराएंगे पोटेशियम साइट्रेट देके या बाइकार्बोनेट देके। अच्छा, हाइपरकैलेमिया के लिए हम या तो IV कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम की टॉक्सिन में देते हैं उस, या फिर कैल्शियम क्लोराइड देंगे। अच्छा, अगर पेशेंट को इंटरलूकिन-5 की वजह से इसिनोफिलिया मिल रहा है और हाइपो कंप्लेंटेनीमिया भी मिल रहा है, तो हमारे पास ऐसे सूरत हाल में हमें पेशेंट को देखना है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि ये आई थी, मैंने उसकी बात की यूरिन क्वेश्चन की। अच्छा, उसके बाद हम देखें यूरिन के हेमोचूरिया अगर पॉजिटिव आया है डिपस्टिक के अंदर, देखेंगे RBCs कितने हैं। अगर ग्रेटर दैन 3 है तो वो हेमोचूरिया कहलाएगा, अगर 0 से 2 है तो हमारे पास 2 कासेस आ सकते हैं, ठीक है। या तो वो जो RBCs हैं वो सिर्फ हमारे पास जो हैं 0 से 2 हैं, ठीक है, यूरिन एनालिसिस के अंदर आए हैं डिपस्टिक के अंदर, या तो हीमोग्लोबिनूरिया हो रहा है कि इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस हो रही है, उसके अंदर हमें हीमोग्लोबिन भी कम बनेगा और हेपाटोग्लोबिन भी। जबकि मायोग्लोबिनूरिया में हमारे पास क्या हो सकता है, या तो मायोग्लोबिन मिल रही है जो कि हमारे पास ऐसे ही रेड कलर की प्रेजेंस की वजह से उसमें पॉजिटिव आ जाता है टेस्ट, ठीक है, रेब्डोमाइलिसिस। यहाँ पे हमारे CK इसके अंदर हमारे पास क्या बनेगा, बढ़ावा, क्योंकि मसल डैमेज हो रही है। उसके अलावा मैंने क्या लिखा है, एक्यूट रीनल वेन थ्रोम्बोसिस प्रेजेंट इन हेमोचूरिया। जब भी वीनस रीनल वेन की थ्रोम्बोसिस होगी तो क्या होगा, ब्लड वापस नहीं जा पाएगा, रीनल वेस्कुलर की कंजेशन होगी, फ्लैंक पेन होगी, नेफ्रोटिक के सिम्टम्स मिलेंगे। ज़्यादातर जो है ना काजेज नेफ्रोटिक के है, मैलिग्नेंसी है या ट्रॉमा है। डायग्नोस किससे करेंगे, CT से या फिर MR एंजियोग्राफी, क्योंकि हमारे पास वेसल्स का मसला, यहाँ पे मैंने यही बात पहले भी लिखी थी। अच्छा, उसके पास क्या लिखा है, मल्टीपल मायोमा जो है वो हाइपरकैल्सीमिया करवाता है ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करके, जिसकी वजह से क्लॉगिंग होती है रीनल टब्यूल्स की विद कैल्शियम डिपोजिशन और लाइट चेन इम्यूनोग्लोबिन चेन डिपोजिशन। अच्छा, उसके अलावा ग्लासी लाइट आर ऑफन प्रेजेंट बट यूरिनाइसिस में भी ब्लैंड।